सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। अध्याय 7 राज्य सरकार। राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक हो, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल की बात, उसके बाद में आपका आता है विधानसभा का गठन। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है। सदस्य संख्या की बात करें तो इसके सदस्य संख्या है वो ध्यान से देखें। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 होती है और न्यूनतम है वो 60 होगी। चुनाव के प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट सकता है और विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। स्थान आरक्षण की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। बात करते हैं राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। निर्वाचन पद्धति की बात करें तो आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम ज्यादा सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए वैश्विक मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन मंडल प्रणाली साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है और सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य मत पद्धति के द्वारा होते हैं। उसके बाद में अगले चरण की ओर बढ़ते हैं तो बात आती है सदस्यों की योग्यताओं की। विधानसभा के सदस्य के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए न हो और वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो और वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। सदस्यों की सदस्यता का अंत विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। बात करते हैं कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। बात करते हैं कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है या यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है। उसके बाद में इसी क्रम में देखते हैं आगे
तो कार्यकाल देखते हैं उसका, तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, एक बार में वर्ष में 1 से अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि में से अधिक नहीं होगा। बात करते हैं पदाधिकारी की, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, पहला अध्यक्ष और दूसरा आपका उपाध्यक्ष। तो बात करते हैं इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इनके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी आवश्यक होती है। अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य की यदि हम बात करें तो इनके अध्यक्ष और कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य, तो पहला है वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनका मुख्य उत्तरदायित्व है, तथा इस हेतु उससे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है। सदन का कोई सदस्य सदन में उसके आगे से भाषण दे सकता है, वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय का अशिष्ट है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करना या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें स्वीकार करता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है और सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत किसी का प्रयोग भी कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं का निर्णय भी देता है। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन है वो उपाध्यक्ष करता है। उसके बाद में अगली कड़ी के अंतर्गत आते हैं विधान परिषद का गठन। तो विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति तथा समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी संसद संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। संसद संख्या की बात करें तो राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में आवश्यक ही अपवाद रखा गया है। सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन की बात करें तो विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों के निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा होंगे। इसके निर्वाचक मंडल परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। देखिए कौन कौन करते हैं। बात आती है निर्वाचक मंडल की, तो समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिलाओं, परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद द्वारा कानून। विधान सभा का निर्वाचन मंडल कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। बात करते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, तो उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है। शेष अर्थात कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हों। उसके बाद में सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्य के लिए है। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचन सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना अति आवश्यक है। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का ये निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य
तीनों निर्वाचक मंडल कानून द्वारा निश्चित करती है। कार्यकाल यदि देखें तो विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती और उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान के लिए नए निर्वाचन होते हैं। बात करते हैं पदाधिकारियों की, तो विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां तथा कार्य परिषद विधान परिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। बात करते हैं कानून निर्माण संबंधी कार्य की, तो सबसे पहले आता है आपका धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ इस विधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत किया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं। बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य की, तो विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों प्रस्तावों तथा वाद विवादों के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के ही द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वित्त संबंधी कार्य की बात करें तो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य की बात करें तो राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, विधायी शक्ति। दूसरा, ये राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। बात करते हैं आगे इसी कड़ी के अंतर्गत कि वित्तीय शक्ति क्या है। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा यानी बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। बात करते हैं प्रशासनिक शक्ति की, तो संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की शक्ति की बात करें तो हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थक या अस्वीकृत कर सकते हैं। उसके बाद में निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करें तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है जिसे विधान सभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के पास कर केंद्र सरकार की अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में है। राज्य कार्यपालिका की बात करें तो राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल कार्य एवं शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होता है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संस्थात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान
होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। आगे बात करते हैं इसी कड़ी के अंदर राज्य का वैधानिक प्रधान यानी राज्यपाल की नियुक्ति यदि देखें तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं यदि देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परंपराएं स्वस्य जो परंपराएं हैं उनको अपनाया गया। स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई और इस स्वस्थ परंपराओं के बारे में राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधी राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर तथा उससे सहमति प्राप्त करे। पद की योग्यताएं एवं वेतन की बात करें तो राज्यपाल के पद पर नियुक्तियों के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त की तिथि से उसे अपनी सदस्यता का त्याग देना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। उसके बाद में अगला बिंदु यदि हम देखें तो आता है वेतन व भत्ते। तो राज्यपाल के वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, भत्ते एवं अन्य सब सुविधाएं प्राप्त होगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करती है। राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों की बात करें तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, अतः दोनों की शक्तियां में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत ही समानता है। कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति किया करता है। बात करते हैं राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उसके त्याग पत्र स्वीकार करता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद से विमुक्त भी करता है। विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायिक क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश भेज देता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और मान्यता यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है और यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त कर दिया जाएगा। यदि वह ऐसे समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ तो वह इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। बात आती है इसी कड़ी में आगे वित्तीय शक्तियां। तो राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है और राज्य विधान सभा के राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उसे क्षमा प्रदान कर सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेख
पर्यवेक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर सकती है। उसके बाद में यदि अगले बिंदु की तरफ देखें तो राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है। विविध शक्तियों की बात करें तो प्रयुक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यपाल की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान के अधीन राज्यपालों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को स्वविवेक से करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिनका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को भी इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक शक्तियां प्राप्त है, प्रदान नहीं की गई है और ऐसे जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके तो ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करता है और मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, ये उसका प्रमुख कार्य हो सकता है। आगे अगर इन्हीं बिंदुओं को देखें तो आपका आता है विधान सभा अधिवेशन बुलाना या सत्रावसन करना भी होता है। विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना भी होता है। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना भी होता है। उसके बाद में यदि देखें तो राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना भी होता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना भी होता है। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना होता है। इन सब बातों से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का प्रस्तावित वास्तविक प्रधान नहीं है कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष ही नहीं है। यदि बात करें संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत तो आपको राज्य की मंत्री परिषद के गठन के बारे में देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रियों का चयन देखें तो अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री की विशेषाधिकार माना जाता है। बात करते हैं मंत्रियों के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों का ध्यान रखता है। राज्य के सभी क्षेत्र वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है और सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हम देखें तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हुए मंत्रियों की योग्यताएं देखते हैं तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों, यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल के सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। मंत्रियों का कार्य विभाजक यदि देखें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों के कार्य विभाजन करता है और मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना यदि देखें तो पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पहली पद के कर्तव्य पालन की तो दूसरी गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रियों की श्रेणियों की देखें तो राज्यों की मंत्री परिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। पहली कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा आपका उपमंत्री आता है। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभाव भी दिया जा सकता है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बांटते। राज्य मंत्री के
बाद उप मंत्री आते हैं और जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल यदि हम देखें तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षीय हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही है। सामूहिक उत्तरदायित्व यदि इनका देखें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र देना होता है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली को देखते हैं। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्राय सप्ताह में एक बार होती है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम है, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यों के बारे में यदि हम देखें तो यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बताया गया है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। बात आती है शासन की नीति निर्धारित करना, तो शासन की नीति निर्धारित करने के लिए मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे वह गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि, शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में यदि राज्यपाल को परामर्श की बात करें तो संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व यदि देखें तो मंत्रीगण विधानसभा विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं। उसके बाद कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना यदि हम देखें तो मंत्रिपरिषद न केवल शासन वर्ण कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे बजट तैयार करवाना, तो राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त होती है जो केंद्र के प्रधानमंत्री को होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्य की, तो मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उनके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो मंत्रिपरिषद के निर्माण की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन यदि देखें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण में उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए एजेंडा या कार्य सूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित होती है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय की बात करें तो मुख्यमंत्री जी इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाएं तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। उसके बाद में आगे इसी क्रम में बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध जो स्थापित करता है उसके बारे में। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार होता है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित
करे। विधानसभा का नेता, एक नेता और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है, तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्तियां एवं शक्तियों की यदि हम बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में स्थापित किए गए। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का गठन यदि बात करें तो उच्च न्यायालय के गठन के रूप में यदि हम देखें तो अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देखें तो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श पर करता है। बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताओं की, तो अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका होना चाहिए। उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हुआ होना चाहिए। बात आती है आगे इसी क्रम के अंतर्गत देखें तो अगले क्रम में आता है इसका कार्यकाल। अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान यदि हम समझे तो वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा शपथ यदि देखें तो अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। और न्यायाधीशों का स्थानांतरण यदि देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है, अनुच्छेद 222 के अनुसार। और न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए व अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले आती है आपकी नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। बात करते हैं निश्चित कार्यकाल की, तो निश्चित कार्यकाल उसके बाद में संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं होती। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो। उसके बाद में कार्यपालिका के पृथक्करण की, उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, रिट अधिकारिता। और तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा, अभिलेख न्यायालय। और पांचवा, प्रशासन संबंधी शक्तियां। और छठा, न्यायिक पुनरावलोकन। और फिर आता है आपका मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्र इसका तात्पर्य है प्रथम उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। ये क्षेत्र संसद एवं राज्य विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद है। राजस्व के एकत्रीकरण संबंधी विवाद है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो वह वसीयत की बात करें, विवाह विधि, कंपनी कानून तथा विवाह विच्छेद आदि के मुकदमे यदि होते हैं तो वह भी यहीं पर होते हैं। याचिका अधिकारिता की बात यदि हम करें तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पूछा याचिका जारी कर सकता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए याचिका जारी कर सकता है। अपील क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकारों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिविल अपील क्षेत्राधिकार, आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार की बात करें तो जब
अपराधी को सेशन न्यायालय के ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया या मृत्यु दंड दिया तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। बात करें संवैधानिक अपील क्षेत्राधिकार की, तो कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसके बाद में बात आती है तो अगली कड़ी के अंतर्गत देखते हैं अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसका अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रह के जाएंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार है। पहला, उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवा सकता है और निजी जांच पड़ताल कर सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी वाद विवाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की, तो उच्च न्यायालय के अंदर वह राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध तथा अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से ही जाना जाता है। बात आती है आगे महत्वपूर्ण बिंदु विधानसभा का गठन, सदस्य संख्या, स्थान आरक्षण, निर्वाचन पद्धति और सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, पदाधिकारी अध्यक्षता और उपाध्यक्ष। उसके बाद में अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य, विधान परिषद का गठन, सदस्य संख्या, उसके बाद सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, उसके बाद सदस्यों की योग्यता, उसके बाद कार्यकाल, स्थायी सदन, उसके बाद पदाधिकारी, सभापति तथा उपसभापति, विधान परिषद के अधिकार तथा कार्य, कानून निर्माण संबंधी और कार्यपालिका संबंधी और धन संबंधी। उसके बाद में अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान दें तो विधानमंडल या विधान परिषद सभा की शक्तियां एवं कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, संविधान के संशोधन की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्यपाल, राज्य का वैधानिक प्रधान, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पद की योग्यताएं व वेतन, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, कार्यपालिका शक्तियां, उसके बाद विधायी शक्तियां, उसके बाद विविध शक्तियां, उसके बाद मंत्री परिषद का गठन, उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों का कार्य विभाजन, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना और मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्री परिषद का कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व, वेतन भत्ते आदि। उसके बाद में मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य देखें तो शासन की नीति निर्धारित करना और उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधि, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, बजट तैयार करवाना। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य देखें तो मंत्री परिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में कार्य बंटवाना और परिवर्तन करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करना। उच्च न्यायाधीश न्यायपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यायाधीशों की योग्यताएं देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण तथा कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता होना चाहिए, कार्यकाल 62 वर्ष की आयु, शपथ आयु होनी चाहिए और शपथ का राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु व्यवस्थाएं, कार्य एवं शक्तियां व मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और याचिका अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।